We have a question. 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs. logs का मतलब क्या होता है? जो बड़े ट्रीज की नीचे वाली मोटी लकड़ी होती है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ ट्रंक, उन्हें बोलते हैं हम लॉग्स, ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों को बोलते हैं लॉग। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टैक्ड का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे अरेंज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैक्ड। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स, 200 ऐसे लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो स्टैक्ड, दैट इज अरेंज किए गए हैं इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में। आगे देखते हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो कौन सी होती है? जो सबसे नीचे वाली रो होती है। इस रो में कितने लॉग्स हैं? 20 लॉग्स। मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी कर रखी है 1 से 20 तक। फर्स्ट रो में सबसे नीचे वाली बॉटम रो में कितने लॉग्स हैं? 20। 19 इन द नेक्स्ट रो। ये नेक्स्ट रो कौन सी वाली है? इसे R2 से डिनोट कर सकते हैं, जो सेकंड रो है। इसमें 19 लॉग्स हैं, नीचे वाले से एक कम। कैसे कम हो गया? बिकॉज ये देखो सेकंड रो का जो फर्स्ट लॉग है वो बॉटम रो के फर्स्ट एंड सेकंड लॉग के बीच में है, इसलिए इस सेकंड वाली रो में एक लॉग कम है नीचे वाली रो से। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। अब जो इससे बाद वाली रो है दैट इज R3, थर्ड रो, इसमें 18 लॉग्स है। यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग कर रखी है, 1 से लेकर 18 तक लॉग्स इस थर्ड रो में अरेंज्ड हैं। अब देखो ये किस मैनर में है? ये उल्टी काउंटिंग चल रही है, राइट। फर्स्ट वाली रो में 20 है, उसके ऊपर वाली रो में 19 एंड उसके ऊपर वाली रो में 18 लॉग्स है। ऐसे 17, 16, 15 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ऊपर से ऊपर लॉग्स को स्टैक किया गया है, ठीक है, दैट इज अरेंज किया गया है। ये इसकी फिगर है जो मैंने बनाई है एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस फिगर इन योर NCERT बुक। इस तरह से लॉग्स जो है वो रोज में अरेंज किए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए गए हैं। अब देखते हैं इसमें हमें फाइंड क्या करना है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। ऐसी कितनी रोज में ये पूरे के पूरे 200 लॉग्स अरेंज किए जा सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू n, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंडली हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। जो सबसे ऊपर वाली टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। जैसे ये बॉटम वाली में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे जो सबसे लास्ट वाली टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स रखे जाएंगे, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें लास्ट रो भी तो फाइंड आउट करनी होगी। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? लास्ट टर्म, दैट इज an की वैल्यू फाइंड करना है हमें, राइट। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 20, नेक्स्ट कितनी है? 19, उसके बाद 18, ऐसे ही काउंटर काउंटिंग चलेगी 17, 16, 15 एंड सो ऑन। ये तब तक चलेगा जब तक ये 200 के 200 लॉग्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, प्रॉपरली अरेंज नहीं हो जाते। अब अगर इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखो तो क्या ये एक AP है? यस, बिकॉज टू एडजेसेंट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर बार कितना आ रहा है? -1, राइट। क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो हम कैसे निकालते हैं? आगे वाली से पहले वाली को माइनस करते हैं। 19 - 20 -1, ऐसे 18 - 19 अगेन -1, 17 - 18 अगेन -1। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? -1। इसका मतलब ये कि AP है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ एन AP। ये एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म क्या होती है? पहले वाली टर्म 20 एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है? 19 - 20 इज़ -1। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -1 आएगा, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है?
हमें फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हमें गिवन है, 200 लॉग्स, दैट इज ये सारी टर्म्स का सम हमें गिवन है, क्योंकि टोटल लॉग्स कितने हैं 200, इसका मतलब सम हमारे पास 200 है। तो अब हमारे पास सम है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। तो इसका मतलब AP के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी नो दैट वी हैव two formulas to find the sum of AP. One is Sn equals to n by 2 into 2a plus L, n minus 1 into D, and second is Sn equals to n by 2 into a plus L, right, where L is last term. और हम ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, बट यहाँ पर तो हमें लास्ट टर्म का नहीं मालूम और इवन हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाला, जिसमें हमारे पास D यूज होगा, A यूज होगा और सम यूज होगा, राइट। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सम कितना है हमारे पास 200 इक्वल्स टू n बाय 2, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो n को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड D की वैल्यू कितनी है -1। 200 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 22 ज़ा 40 प्लस इस -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू n कितना हो जाएगा -n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 +1, गॉट इट। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 200 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 40 माइनस n प्लस 1, 200 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 40 प्लस 1, 41 माइनस n। तो अब यहाँ पर देखो ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर है और पूरी ब्रैकेट के बाहर है। इस डिनोमिनेटर के 2 को अगर हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएं तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n, राइट। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, 200 इंटू 2 400 इक्वल्स टू 41 इंटू n 41n माइनस n इंटू n स्क्वेयर। तो अब इसे उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, माइनस n स्क्वेयर इक्वल्स टू की दूसरी साइड आने के बाद पॉजिटिव n स्क्वेयर हो जाएगा, 41n माइनस 41n हो जाएगा एंड प्लस का 400 जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है विद वेरिएबल n। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है और जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 400 आ जाएगा। अब जो ये प्रोडक्ट होता है इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, 200 2 ज़ा 400, 100 2 ज़ा 200, 50 2 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इनको यूज़ करके हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये मिडल वाली टर्म बने, दैट इज़ -41 बने, ठीक है। ये सारे प्राइम फैक्टर्स किसके हैं 400 के हैं। तो जब हम इन सारे प्राइम फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारे पास 400 आएगा ही, राइट। बट हमें इन प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके हमारे पास -41 आ जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ओके यहाँ पर रुकते हैं। अब इन दोनों को करते हैं, 5 5 ज़ा 25। अब देखो अगर मैं 16 और 25 को ऐड अप करूं तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 41 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 41 ही तो चाहिए, बट यहाँ पर पॉजिटिव 41 है, मुझे कौन सा चाहिए नेगेटिव 41। तो अगर मैं पॉजिटिव 16 और पॉजिटिव 25 की जगह पर
-16 एंड -25 ले लूँ तो दोनों एड अप होंगे, दैट इज 41, एंड साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। तो यहाँ से हमें ऐसे दो नंबर्स मिल चुके हैं जिनको एड अप करने के बाद मेरे पास -41 आए। तो अब इन्हीं दो नंबर्स को यूज करके हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो दो नंबर्स हम सिलेक्ट करते हैं इनको मल्टीप्लाई करके भी देखना होता है कि हमारे पास एट लास्ट ये प्रोडक्ट 401 दैट इज कांस्टेंट और एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पर देखो -16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -25 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 16 400 हो जाएगा, बिकॉज ये तो इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। मेन चीज़ ये साइन मायने रखता है, हमें ये तो मालूम है कि इसका प्रोडक्ट 400 ही आएगा, बट ये साइन जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब दोनों नेगेटिव है इसलिए मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास पॉजिटिव 400 आ रहा है। तो अब इन दो नंबर्स को यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट को ऐसे एज इट इज लिखना होता है एन स्क्वायर, ये सिर्फ मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है 25 और 16 के साथ, -25n एंड -16n। देखो n यहाँ पर लगाना है क्योंकि यहाँ पर 41n है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने पहले 25 लिखा है, बाद में 16 लिखा है। आप चाहो तो पहले 16 लिख सकते हो और 25 बाद में लिख सकते हो। इस ऑर्डर का n की वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ओके। एंड लास्ट में ये जो कांस्टेंट नंबर है ये भी एज इट इज लिखा जाता है, E=0। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे, ठीक है, दो दो टर्म्स के पेयर्स बना लेंगे। इस पेयर में से जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन निकालेंगे। इसके पास भी n है और इसके पास भी n है, तो यहाँ से हमारे पास n बाहर आएगा, n टेक कॉमन आउट, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक n बाहर आ गया तो एक n अंदर बचा, माइनस यहाँ से n बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, अकेला 25। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, अब देखो जैसी ब्रैकेट यहाँ पर बनी है ना, जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है n-25, ऐसी ही ब्रैकेट यहाँ पर भी बननी चाहिए। तो अगर मुझे ऐसी ब्रैकेट यहाँ पर बनानी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मेरे पास n है, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव n। तो अगर मैं -16 को बाहर ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव n। तो मुझे पॉजिटिव n चाहिए पहले, तो इसका मतलब यहाँ से मैं -16 बाहर लूँगी और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, अकेला n। अब देखो ये माइनस सिर्फ यहाँ से नहीं बाहर आया है, यहाँ से भी बाहर आया है। एंड हमें मालूम है कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, अगर एक माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस अंदर बचा, क्लियर। और क्या हमने कॉमन लिया है, 16। अगर यहाँ से 16 बाहर गया है तो यहाँ से भी 16 बाहर आएगा। 400 से 16 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 25, बिकॉज वी नो दैट 16 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 400। तो अगर यहाँ से 400 में से 16 को हम बाहर ले जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 25। तो दैट्स वाई 16 बाहर आ गया ब्रैकेट के और अंदर क्या बचा, 25 इक्वल्स टू 0 एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड वाली ब्रैकेट है ये सिमिलर है, सेम है, इसका मतलब है हमने यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सेम ब्रैकेट से इन्हें कॉमन लेंगे, n-25 टेक कॉमन आउट एंड अंदर क्या बचा, n-16 इक्वल्स टू 0। तो अब इसका मतलब n-25 भी इक्वल टू 0 है एंड n-16 भी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से n की वैल्यू पॉजिटिव 25 आ जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू पॉजिटिव 16 आ जाएगी। बट इन दोनों वैल्यूज में हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए हम an की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। an इज लास्ट टर्म, दैट इज टॉप वाली रो। पहले n की वैल्यू 25 के लिए an निकालेंगे। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें निकालनी है तो एज इट इज लिखेंगे
ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 दैट इज n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 माइनस 1 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ पर भी n की जगह पर आप 25 लिख सकते हो बिकॉज ये 25 के लिए an निकाल रहे हैं हम। A25 इक्वल्स टू 20 एज इट इज 24 इंटू -1, 24 1 ज़ा 24 एंड माइनस है तो माइनस का 24 आ जाएगा एंड 20 माइनस 24 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है। अब A25 इक्वल्स टू -4 आ रहा है बट इसका तो कोई मतलब ही नहीं है राइट, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। सबसे ऊपर वाली रो में -4 लॉग्स हैं, इसका क्या मतलब बना? माइनस का मतलब तो यही है कि ऊपर वाली रो में 4 लॉग्स कम है विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब n इक्वल्स टू 16 के लिए an की वैल्यू निकालेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला एज इट इज लिख रहे हैं। a इंटू n की वैल्यू कितनी 16 इक्वल्स टू यहाँ पर a की वैल्यू 20 प्लस n-1 दैट इज 16 माइनस 1 इज 15 एंड d की वैल्यू -1। a16 इक्वल्स टू 20 एज इट इज 15 1 ज़ा 15 एंड माइनस है तो माइनस के 15 आ जाएंगे, तो 20 माइनस 15 इज 5। A16 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, इसका मतलब कि जो 16th रो है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ऐसे ही जो हमारी 16th रो होगी उसमें 5 लॉग्स अरेंज होंगे। तो ये एक सेंस बना रहा है, सो दैट्स वाई हमारे लिए n की वैल्यू 16 है एंड A16 की वैल्यू 5 हम कंसीडर करेंगे। अब इनका मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो। 16th रो पे नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे 5। तो ये रहा हमारा आंसर।